नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही हमारा चैप्टर महत्वपूर्ण है। जो उस चैप्टर का नाम है दोस्तों लोकतंत्र की चुनौतियां, और इस चैप्टर की हर एक बारीकी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और काफी महत्वपूर्ण बिंदु और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक कर हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन करेंगे कि हमारी आज की इस क्लास में मुख्य तौर पर हम लोग किन किन बातों को आप सभी के सामने रखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लोकतंत्र की चुनौतियां, कि आखिर लोकतंत्र जो है दोस्तों उसके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी ये जो चुनौतियां होती हैं दोस्तों, है ना, इनको हम लोग किस तरीके से देखते हैं। भारत के अंतर्गत जो हमारा लोकतंत्र है उसके अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, और उसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें कि इन चुनौतियों के भाई क्या समाधान हो सकते हैं उसको देखेंगे, और इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी एक एक कर हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये हमारी क्लास के होंगे बिंदु जिनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सबके सामने रखेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी जो हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग समझते चलते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर आपको 4 ऑप्शंस दूं, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास है राजतंत्र, कि आप अपने देश के अंदर राजतंत्र रखना चाहते हैं, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि आप अपने देश के अंतर्गत लोकतंत्र को रखना चाहते हैं, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने देश के अंतर्गत सैन्य तंत्र की सेना का शासन चाहते हैं, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने देश के अंतर्गत तानाशाही अर्थात एक व्यक्ति विशेष का शासन कराना चाहते हैं। देखिए दुनिया में देशों को चलाने के अलग अलग तरीके हमें दिखते हैं, या फिर अलग अलग शासन पद्धतियां हमें दिखती हैं। राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ, सैन्य तंत्र हुआ, या फिर तानाशाही हुई। और हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ये देखा जाता है कि जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको अधिकतर लोग क्या करते हैं दोस्तों, पसंद करते हैं। लोकतंत्र को पसंद करने की वजह क्या है? लोकतंत्र को पसंद करने की वजह है क्योंकि इसमें आप लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है ना। हर व्यक्ति का आप देखते हैं दोस्तों कि व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसमें सबका साथ सबका विकास होता है ना। और देश को चलाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है दोस्तों? वो देश की जनता के पास होती है। तो दुनिया में बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं हमें दिखी। हमने देखा कि राजतंत्र है, लोकतंत्र है, सैन्य तंत्र है, या फिर तानाशाही है। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि भाई उसको अपने देश के अंतर्गत लोकतंत्र चाहिए। क्यों चाहिए लोकतंत्र? लोकतंत्र चाहने की वजह यही है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति के पास आप लोग देखते हैं दोस्तों देश को चलाने की शक्ति होती है, और सबका साथ सबका विकास किया जाता है ना। अब यहां तक तो हमने देखा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या लोकतंत्र सच में सबसे बेहतरीन है? क्या लोकतंत्र के अंदर कोई कमी नहीं है? क्या लोकतंत्र के अंदर कोई आप चुनौतियां नहीं देखते हैं? देखा जाए तो सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र है तो सबसे बढ़िया, लेकिन क्या लोकतंत्र पूरे तौर पर बिल्कुल सही है? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर भी कुछ कमियां हमें देखने को मिलती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो काम होता है वो बहुत धीमे होता है। लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि गलत नेताओं के चुने जाने की संभावना बनी रहती है। देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं। तो मोटे तौर पर हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत में ये समझ चुके हैं कि दुनिया के अंतर्गत मौजूद जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, सैन्य तंत्र हो, या फिर तानाशाही हो, इसमें सबसे बेहतरीन होता तो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र पूरे तौर पर आप देखें दोस्तों कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी कमियां हमें दिखती हैं, या फिर बहुत सारी चुनौतियां हमें दिखती हैं। चलिए एक एक कर ये जो हमारे लोकतंत्र से संबंधित चुनौतियां हैं या फिर कमियां हैं, इनको एक एक कर हम लोग समझना शुरू कर देते हैं, है ना। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों का यह मानना होता है कि भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी सभी शासन व्यवस्थाओं से क्या है दोस्तों, पूरे तौर पर बेहतर है ना। और आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछें कि आप अपने देश को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, कि यहां पर राजा का राज हो, यहां पर सेना का राज हो, यहां पर एक व्यक्ति विशेष का शासन हो, या फिर लोकतंत्र हो, तो हर एक व्यक्ति की यही ख्वाहिश होती है कि भाई लोकतंत्र ही होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलता है। लोकतंत्र के अंदर सबको साथ बढ़ने का मौका मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के अंदर दोस्तों इन सभी खूबियों के होने के बाद भी
कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी सभी शासन व्यवस्थाओं से है तो बेहतर कि सबसे ऊपर लोकतंत्र ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि इस लोकतंत्र के अंदर या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देश के अंतर्गत भी हमें कुछ गलतियां देखने को या फिर कुछ कमियां देखने को मिल जाती हैं, और उन्हीं कमियों से संबंधित हमारा ये क्या होगा दोस्तों, आज का अध्याय होने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक कर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के जो हमारे कुछ बिंदु होंगे उनको समझना शुरू कर देते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है आखिर वो सभी शासन व्यवस्थाओं में बेहतर क्यों है ना। पहले हम ये समझ लेते हैं भाई कि आखिर हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवहार है या फिर जो लोकतांत्रिक देश है या फिर जिन देशों के अंतर्गत लोकतंत्र देखने को मिलता है वो सभी शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार से बेहतर हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो लोकतंत्र जो है ना, ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत ही प्राचीन तरीके से दिखा जाने वाला स्वरूप है, और शुरुआत में आप देखते हैं कि जिस तरीके का लोकतंत्र था धीरे धीरे आप देखते हैं कि समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन आता गया। आज के समय में हम लोग देखें दोस्तों कि दुनिया के अधिकतर देशों में हमें क्या देखने को मिलता है, दुनिया के अधिकतर देशों में हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही देखने को मिलती है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या फिर जिन देशों के अंतर्गत लोकतंत्र होता है वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है, सभी लोगों को, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषाएं, सभी संस्कृतियों के लोगों को इकट्ठे सबका समावेश करते हुए हमें दिखता है। और लोकतंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हर प्रकार से लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाने की बात की जाती है। और लोकतंत्र के अंदर कुछ सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या है कि लोकतंत्र के अंदर कुछ प्रिंसिपल है ना, कुछ नियम है, उन नियमों के आधार पर ही कोई भी शासन व्यवस्था या फिर हम लोग कहें कि जो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो चलती है ना। अगर पुराने समय की बात करें, है ना, जब लोकतंत्र नहीं था, है ना, आज से अगर आप लोग 1000 साल पीछे चले जाते हैं, आज से अगर आप 2000 साल पीछे जाते हैं, आज से अगर हम लोग दोस्तों 800 साल पीछे चले जाते हैं, तो दुनिया के अधिकतर देशों में सिर्फ हमें एक ही शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, और वो क्या है दोस्तों, वो थी राजतंत्र। याद है आप सभी को? जी हाँ, हम देखते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले, है ना, 1500 साल पहले दुनिया के अधिकतर देशों में राजतंत्र हुआ करता था। अर्थात एक व्यक्ति विशेष के पास या तो उस व्यक्ति या फिर उसके परिवार के पास ही देश को चलाने की, साम्राज्य को चलाने की पूरी शक्तियां हुआ करती थी। और वो क्या करता था दोस्तों, वो जो व्यक्ति था या फिर जो राजा था वो अपनी इच्छा से ही कानून बनाया करता था, और ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग राजतंत्र कहा करते थे। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि राजतंत्र के अंदर मान लीजिए कि एक राजा है और वो राजा कानून बना रहा है और एक जनता है ना, और जनता को आप देखते हैं दोस्तों कि अगर वो कानून पसंद नहीं आ रहा तो क्या आप अपने राजा के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं? भाई कह के देखिए, राजा आपकी गर्दन कोड़वा देगा, या ना राजा आपको मरवा सकता है ना। आप देखते हैं कि राजतंत्र के अंदर जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो राजा के पास हैं, और राजा क्या कर सकता है दोस्तों, अपनी मनमर्जी से सारे काम करता है। आप राजा के खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा सकते, या फिर आप देखते हैं कि जैसे लोकतंत्र में आप देखते हैं कि आंदोलन होते हैं, ऐसा आंदोलन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो राजतंत्र पुराने समय के अंतर्गत मौजूद एक शासन व्यवस्था थी। देश को चलाने की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या फिर उसके परिवार के पास होती थी, उसी को राजतंत्र कहा जाता था। और इसमें आप राजा के खिलाफ, अगर आपको कोई चीज लगती है कि राजा सही तरीके से देश को नहीं चला रहा, तो आप उसके खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा सकते थे, है ना। और इसी वजह से हम देखते हैं क्योंकि राजतंत्र के अंदर जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही थी, जनता की जो उम्मीद थी उसको पूरा नहीं किया जा रहा था। इसी के वजह से हम लोग देखते हैं कि समय गुजरता चला जाता है और दुनिया के सामने एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि सिद्धांत, या फिर हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत होते हैं चुनाव, है ना। होते हैं कि नहीं होते? जी हां। और हर 5 साल के बाद आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे ये चुनाव होते हैं, और जनता क्या करती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जनता अपने नेता को चुनती है, या फिर हम लोग कहें कि क्या चुनती है दोस्तों, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है ना। और ये जो जीते हुए प्रतिनिधि या फिर जो नेता लोग होते हैं, ये अपना एक समूह बनाते हैं, या फिर हम कहें कि अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी समूह को हम लोग सरकार के नाम से पुकारते हैं। तो सीधे सरल तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि भारत या फिर दुनिया के किसी भी देश के अंतर्गत पुराने समय में हम लोग देखते हैं कि पहले राजतंत्र हुआ करता था,
देश को चलाने की पावर एक व्यक्ति या फिर उसके परिवार के पास थी, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी। जनता की आवाज को सुना नहीं जाता था, जनता की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता था, जनता जो चाहती थी उसमें बदलाव नहीं हो रहा था, और इसीलिए धीरे धीरे एक नई शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है और उसको हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम लोग प्रतिनिधि सरकार के नाम से भी पुकारते हैं। प्रतिनिधि सरकार का मतलब क्या हुआ कि देश की जनता चुनाव के जरिए अपने नेता या फिर प्रतिनिधि को चुनती है, और ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं इन्हीं के ग्रुप को हम लोग सरकार कहते हैं, जो हमारे देश को क्या करती है दोस्तों, या फिर दुनिया के अलग अलग देशों को चलाती है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है ना, ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न होगा जो आपके मस्तिष्क में आ सकता है कि सर सबसे पहले लोकतंत्र का स्वरूप या फिर लोकतांत्रिक सरकार की उत्पत्ति कहां पर हुई। तो दुनिया के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 1688 में इंग्लैंड के अंदर आप लोग देखते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इंग्लैंड के अंदर क्या था दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वहां पर भी राजतंत्र था, और जनता क्या करती है दोस्तों, राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र को भी लाना चाहती है। जनता ये चाहती है कि उसकी बातों को सुना जाए, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर लोकतंत्र की उत्पत्ति हमें होते हुए दिखती है, जहां पर राजा तो था, उसी के साथ साथ उस देश में चुनाव की भी बात की जाती है, और जनता क्या करती है दोस्तों, जनता अपनी सरकार को निर्मित कराती है ना। तो शुरुआती समय के अंतर्गत अगर हम लोग देखें कि जो सरकार का स्वरूप था या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की उत्पत्ति थी, उसका उद्गम हमें इंग्लैंड से होता हुआ दिखा, और उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो एक बहुत ही विशिष्ट बात हमें देखने को मिलती है कि लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं ना दोस्तों, वो कैसी होती हैं, वो उत्तरदायी होती हैं, है ना। कैसी होती हैं दोस्तों, कि जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक सरकारों के आने से पहले, लोकतंत्र के आने से पहले शासन व्यवस्थाओं को राजाओं ने चलाया हुआ था। क्या आप अपने राजा से सवाल पूछ सकते थे? नहीं पूछ सकते थे। क्या आप राजा से कोई प्रश्न पूछ सकते थे? नहीं पूछ सकते थे कि राजा जी आप हमारे लिए क्या बेहतर काम करेंगे, आप नहीं पूछ सकते थे। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता को यह पूरा अधिकार देती है कि जनता क्या करेगी, अपने शासकों से पूरा सवाल पूछेगी, और जनता जब सवाल पूछेगी तो जितने भी आपको क्या दिखते हैं दोस्तों के प्रतिनिधि दिखते हैं, जो नेता लोग दिखते हैं, इनको क्या करना होगा दोस्तों, इनको जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि ये जनता के सेवक हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या करती है दोस्तों, ये बता देती है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक हैं। तो एक बहुत बड़े तरीके का आप देखते हैं कि अंतर राजतंत्र से हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमें दिखता है। और अगर कोई नेता या फिर कोई प्रतिनिधि चुनकर आया हो, और भाई चुना हुआ ये व्यक्ति अगर सही तरीके से देश को नहीं चला रहा हो, तो जब अगला चुनाव होगा तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग हरा सकते हैं, या फिर आप दस्त कर सकते हैं कि भाई तुझे वोट नहीं देंगे और तुझको हरा देंगे, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में अब तक देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रतियोगी राजनीति। अब ये प्रतियोगी राजनीति का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग देखते हैं, जैसे हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आप लोग देखें कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं, है ना, तो आपको बहुत सारे राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? जी हाँ, हमें बीजेपी भी देखने को मिलता है, हमें कांग्रेस पार्टी भी दिखती है, हमें आम आदमी पार्टी भी दिखती है, हमें समाजवादी पार्टी भी दिखती है, हमें बहुजन समाजवादी पार्टी भी दिखती है, हमें शिवसेना भी दिखती है। तो अलग अलग राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं, और हर एक राजनीतिक दल जो है दोस्तों आप देखते हैं कि एक निश्चित प्रकार की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ है। कुछ किसानों की बेहतरी की बात करते हैं, कुछ आप देखते हैं दोस्तों कि जो महिलाएं थी उनकी बेहतरी की बात करते हैं, कुछ देश के अंतर्गत प्राचीन सभ्यता को मजबूत करने की बात करते हैं। भाई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जहां पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि आपको चुनाव होते हुए दिखता है, और चुनाव जब होता है तो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपने ना अलग अलग समूह बना लेते हैं, वो जिस भी विचारधारा को सही मानते हैं। अगर आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि भाई देश में किसानों की भलाई होनी चाहिए, तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो हमारी समाजवादी पार्टी है ये किसानों के उत्थान की बहुत ज्यादा बात करती है, जैसे हमारी बीजेपी है ये किसानों के उत्थान की बहुत ज्यादा बातें करती है ना। तो आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही हमें यह देखने को मिलता है कि देश के अंतर्गत जो मौजूद लोग होते हैं ना, वो अपनी विचारधाराओं के हिसाब से अपने समूह बनाते हैं जिन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। और ये राजनीतिक दल क्या करते हैं दोस्तों, फिर ये राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, और फिर देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि देश की जनता के पास ही पूरी तौर पर आप देखते हैं कि दोस्तों पावर रहती है ना। और इसी को हम लोग प्रतियोगी राजनीति कहते हैं। हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि उसके साथी अधिक से अधिक जीते, क्योंकि अगर उनके अधिक से अधिक साथी जीतेंगे तो फिर वो अपनी विचारधारा के हिसाब से देश को चला पाएंगे। राजतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। राजतंत्र के अंदर जो जनता जो है वो राजा के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ही चलती है। जनता की जो विचारधारा है या फिर जनता के जो समूह है वो उसके हिसाब से कोई शासन में शामिल नहीं हो सकते हैं, है ना।
तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ जो हमारी ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही थी उसकी कुछ विशेषताओं को आपके सामने रखा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश की अगर आप लोग बात करें तो वहां पर असली शक्ति किसके पास होती है? वहां पर असली शक्ति जनता के पास होती है। हर 5-5 साल के बाद चुनाव होते हैं। अगर जनता को चुना हुआ नेता सही नहीं लगता तो वो उसको वोट नहीं देती है अगली बार और उसको हरा देती है। अर्थात इससे साबित होता है कि लोकतांत्रिक देशों में या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो पावर होती है ना भैया, वो देश की जनता के पास होती है ना। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, है ना। नागरिकों को अधिकार का मतलब है कि आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत सभी लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है। कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, किसी भी तरीके का काम करो, कानून की नजर में सबको समान माना जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर किसी भी धर्म, जाति, भाषा से आने वाला व्यक्ति देश के चुनाव में भाग ले सकता है। सबको आप देखते हैं दोस्तों कि न्याय मिलेगा, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, समुदाय से आते हो। लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत अगर आप लोग रह रहे हैं तो आपको सरकार के द्वारा पूरे तौर पर न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। और आप देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो क्या करता है, अपने नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करता है। और उसी के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो सरकारें हैं वो उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल होते हैं या फिर जो भी हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत हर 18 साल से बड़ा युवक, युवती या फिर आपको दिखता है किसी और लिंग का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी समुदाय से आए, वो देश के चुनाव में भाग लेता है ना। तो आप देखते हैं कि देश को चुनने की जिम्मेदारी देश के नेताओं को चुनने की जिम्मेदारी देश के लोगों की होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सभी विशेषताएं हैं। जनता के पास असली पावर है, सबका साथ सबका विकास होता है, सबको आजादी है, सब समान है, राजनीतिक तौर पर सबको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, सबको न्याय दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, भाषा, लिंग और समुदाय के आधार पर जनता जो है दोस्तों वो सवाल पूछती है और नेता लोग क्या होते हैं दोस्तों, वो जवाबदेह होते हैं। और हर तौर पर हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नेता लोग अचानक से नहीं टपक जाते हैं, जनता के बीच से ही जनता अपने नेता लोगों को चुनती है ना। ये पूरे तौर पर लोकतंत्र की हमारी कुछ विशेषताएं रही। तो अब तक इन विशेषताओं को देखने के बाद आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि यार लोकतंत्र ना सच में सबसे बढ़िया है, राजतंत्र से ये कितना अच्छा है ना, सैन्य तंत्र से ये कितना अच्छा है, या फिर तानाशाही से ये कितना अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, किसी ना किसी चीज में हमें कुछ ना कुछ दोष या फिर कमियां देखने को मिल जाती हैं। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि भैया जो हमारा लोकतंत्र है ना, इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अब एक एक कर इन चुनौतियों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इन चुनौतियों से कैसे हम लोग निवारण प्राप्त कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दीज इश्यूज, हम लोग इन समस्याओं को कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो दुनिया के अंतर्गत आधे से अधिक देशों में हमें लोकतंत्र स्थापित देखने को मिल जाता है ना। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र मौजूद तो है लेकिन इसका सही स्वरूप देखने को नहीं मिलता है ना। जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जो चुनाव सही तरीके से नहीं कराते, हर 5-5 साल के बाद चुनाव नहीं कराते। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बहुसंख्यक जो लोग हैं वो देश के ऊपर अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं, अपना कब्जा बनाए हुए हैं। तो दुनिया में लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र का जो सही स्वरूप है वो हमें देखने को नहीं मिलता है ना। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र के अंदर विद्यमान है और ये कैसे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, है ना, इसको हम लोग एक एक कर यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली जो हमारी समस्या हमें दिखती है इसे कहा जाता है लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती। लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का मतलब क्या है भैया जी, दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हमें राजतंत्र देखने को मिल जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे हमें देश दिखते हैं जहां पर हमें सैन्य तंत्र देखने को मिल जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, जहां पर हमें तानाशाही देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग देखें लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती से तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी लोकतंत्र नहीं पहुंच पाया है। आप देखते हैं दोस्तों कि दुबई हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, बहरीन हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, इन सभी देशों में अभी भी राजतंत्र मौजूद है और यहां पर लोकतंत्र नहीं है, उसकी स्टार्टिंग ही नहीं हुई है ना। जिन देशों में सैन्य तंत्र मौजूद है, जैसे आप देखते हैं कि म्यांमार हुआ, वेनेजुएला हुआ, इन देशों के अंतर्गत हमें सैन्य तंत्र देखने को मिलता है। तानाशाही जहां पर हम लोग एक व्यक्ति विशेष के शासन को देखते हैं, जैसे क्यूबा हुआ, तो इन देशों के अंतर्गत आप देखते हैं कि लोकतंत्र तो पहुंचा ही नहीं है ना। पहली बड़ी समस्या है कि इन देशों में, दुनिया के अधिकतर देशों में अभी भी हमें देखने को मिलता है कि लोकतंत्र
लोकतंत्र की स्टार्टिंग हुई नहीं है, वहां पर या तो राजतंत्र है या तो सैन्य तंत्र है या फिर आपको दिखता है कि तानाशाही है। दूसरी बड़ी समस्या है कि जिन देशों के अंतर्गत लोकतंत्र आ चुका है वहां पर हमें दिखती है दोस्तों एक बड़ी समस्या, जिसे हम लोग कहते हैं सरकार के गठन करने की चुनौती। अब सरकार के गठन करने की चुनौती से क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत अगर आप लोग देखें, मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों सरकार का मतलब क्या होता है, तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार सर हम बहुत बार सुने हैं सरकार सरकार, हमें नहीं पता गुरुजी बताइए ना। अरे मेरे लल्ला बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत या फिर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आखिर हम लोग इस शब्द सरकार को या फिर गवर्नमेंट को सुनते हैं, इसका मतलब क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें कि हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, और हमारे प्यारे भारत में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 545 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, और हमारे प्यारे भारत के अंदर हर राजनीतिक दल खड़ा होता है, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, समाजवादी, अलग अलग राजनीतिक दल खड़े होते हैं। हर राजनीतिक दल यही चाहता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा साथी जीते, या फिर आप लोग देखते हैं कि उनको बहुमत मिल जाए। बहुमत का मतलब क्या है कि उनके आधे से ज्यादा सदस्य जीत जाएं, अर्थात उनके 272 साथी जीत जाएं, है ना। भारत के अंदर आप देखते हैं कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त करना होता है ना, बहुमत प्राप्त करने का मतलब है कि भाई अब तुम देश के अंदर अपनी सरकार बनाओगे, देश को चलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो तुम्हें दी जाएगी। वो दी जाती है कि अगर कोई राजनीतिक दल अकेले उनके 272 साथी जीत जाते हैं तो देश को चलाने की 5 साल की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि अब जो हमारे चुनाव हमें दुनिया के अधिकतर देशों में होते हुए दिख रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे भारत के अंतर्गत भी आप लोग देखें कि कोई अकेला राजनीतिक दल आप देखते हैं कि क्या नहीं कर पाता, बहुमत को प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो अलग अलग राजनीतिक दल हुए, जैसे किसी राजनीतिक दल के आप देखते हैं कि 100 साथी जीते, किसी राजनीतिक दल के 100 साथी जीते, किसी राजनीतिक दल के 72 साथी जीते, फिर आप देखते हैं कि एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। और ये गठबंधन की सरकार फिर सही फैसले नहीं ले पाती है ना, गठबंधन की सरकार फिर सही फैसले नहीं ले पाती। जैसे अगर आपकी फैमिली में आप देखते हैं कि अगर फैसले लेने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास है तो वो सही फैसले सही से ले पाएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर 3-4 लोग फैसले ले रहे हैं तो उनके बीच में खटपट रहेगी, सही से फैसले नहीं लिए जाएंगे। कुछ ऐसा है हमें लोकतंत्र के अंदर भी दिखता है। तो लोकतंत्र में सबसे पहली चुनौती है, बुनियादी चुनौती, कि दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र पहुंचा ही नहीं है। दूसरी चुनौती है, जहां पहुंच गए वहां समस्या है गवर्नमेंट को बनाने की, सरकार को बनाने की, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए और बहुमत आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता बहुत से राजनीतिक दलों को, जो लोकतंत्र के लिए आप देखते हैं कि एक सकारात्मक बात नहीं है। उसी के साथ साथ एक और चीज है दोस्तों जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का मतलब है कि लोकतंत्र को ना अभी भी दुनिया के अधिकतर देशों में आप देखते हैं कि पहुंच तो गया है, लेकिन इसका एक सही रूप हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि रशिया जो है वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि वहां पर नियमित तौर पर चुनाव नहीं होते हैं, एक व्यक्ति विशेष के पास ही सारी पावर देखने को मिलती है। कुछ ऐसी ही कहानी चाइना की भी देखने को मिलती है कि वहां पर वास्तविक लोकतंत्र का हमें स्वरूप देखने को नहीं मिलता जो लोकतंत्र को मजबूत होने से रोक रहा है। तो मुख्य तौर पर ये कुछ 4 समस्याएं हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक स्वरूप में या फिर लोकतंत्र के संदर्भ में हमें देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों ये तो हमने वैश्विक तौर पर के दुनिया के स्तर पर लोकतंत्र की क्या समस्याएं हैं, है ना, कि बहुत से देशों में लोकतंत्र पहुंचा ही नहीं है, देशों में पहुंच गया है तो वहां सरकार नहीं बन पाती। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो उसका सही स्वरूप नहीं है, वहां पर एक ही पार्टी का शासन चल रहा है, एक ही व्यक्ति शासन में दिख रहा है बहुत सालों से। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये सभी लोग लोकतंत्र को फिर मजबूत होने से रोकते हैं। तो वैश्विक लेवल पर, दुनिया के स्तर पर ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, कमजोर करती हैं। भाई अब बात करेंगे भारत के संदर्भ में। हमारे प्यारे भारत के अंदर दुनिया का एक ऐसा देश है हमारा प्यारा भारत दोस्तों, जहां पर आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़े तौर पर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसे एक एक कर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके बीच में ही हमें कहीं ना कहीं टकराव होते हुए दिख जाता है। सरकार के तीनों अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? सरकार के तीनों अंग हमें देखने को मिलते हैं। एक कहलाती है विधायिका, दूसरी कहलाती है हमारी कार्यपालिका, है ना, और तीसरी क्या कहलाती है दोस्तों? तीसरी हमारी कहलाती है न्यायपालिका। तो बहुत बार ये देखा गया है कि भारत के अंतर्गत
कि जो ऑर्डर दिया गया है किसकी तरफ से, संसद की तरफ से, है ना, जो ऑर्डर दिया गया है संसद की तरफ से उसको सही तरीके से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो कार्यपालिका है वो उसको लागू नहीं करती है, या फिर कभी कभार आप देखते हैं कि उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता। और न्यायपालिका, इन तीनों संगठनों के बीच में भी हमें दिखता है दोस्तों कि झगड़ा दिखता रहता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो लोकतंत्र सही तरीके से चलना चाहिए उतना सही तरीके से वो नहीं चल पाता। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि संघ और इकाइयों के बीच टकराव। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो देश की केंद्र सरकार है जो पूरे देश को चला रही है, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि कोई जो राज्य सरकार है उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, और ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करता है कि केंद्र जो कानून बना रही है वो राज्य सरकार को पसंद नहीं आ रहे, या फिर राज्य सरकार जिस तरीके से अपने राज्य को चला रही है वो केंद्र को पसंद नहीं आ रहा। तो इनके बीच में भी अगर गड़बड़ी होती है और ये एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती हैं तो इससे देश का लोकतंत्र हमें कमजोर होता हुआ दिखता है ना। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राजनीतिक दल या फिर जब देश के अंतर्गत चुनाव होते हैं ना, तो आप देखते हैं दोस्तों कि किसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, कि कौन सा राजनीतिक दल किसको चुनाव में खड़ा करेगा ये पता नहीं चल पाता। वो किसी को भी आप देखते हैं दोस्तों खड़ा कर देते हैं। कैसे खड़ा कर देते हैं भैया जी, थोड़ा पैसा वैसा लिया जाता है। आप देखते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या कर लेते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि थोड़ा लाभ कमाने के लिए, कि राजनीतिक दल अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना उनसे क्या करते हैं दोस्तों कि उनसे पैसा लेकर उन्हें अपना उम्मीदवार बना लेते हैं। और अगर ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब लोकतंत्र में जीत जाते हैं तो फिर भाई अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं, ये तो अपना ही फायदा करेंगे ना। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति की मजबूरी। भारत के अंतर्गत ये देखा गया है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, है ना। साल 1989 से साल 2014 तक हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये तो बाद में हम देखते हैं कि साल 2014 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी हमें दिखी है तो देश के अंतर्गत हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिखी है। और पूर्ण बहुमत की जो सरकार होती है, जिनके पास पूरा बहुमत होता है, जिनके 272 साथी जीते होते हैं, वो फैसले को बिना किसी डर के ले पाते हैं, वो सही फैसलों को जल्दी ले पाते हैं, उनको अपनी सरकार को गिरने की समस्या नहीं दिखती है और वो देश को सुचारू तरीके से दिखाते हैं। तो भारत में गठबंधन की सरकार जो हमें दिखती रही है वो भी एक चुनौती रही है, लेकिन हाल के समय में ये थोड़ी कम हुई है। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं संकीर्ण दलीय राजनीति। संकीर्ण दलीय राजनीति का मतलब है कि जब चुनाव होते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं जब न्यूज को सुनते होंगे तो उसमें जब नेता लोग होते हैं वो विकास की बातों को नहीं करते, वो आप देखते हैं कि देश को बेहतर बनाने की बात नहीं करते, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे के धर्म पर, एक दूसरे की जाति पर, एक दूसरे के पारिवारिक परिवेश पर, एक दूसरे की पारिवारिक इतिहास पर आप देखते हैं कि बातें की जाती हैं। जो सही मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन नहीं होता। ये भी लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करता है कि भाई आपका काम है चुनाव लड़ना, तो चुनाव सही मुद्दों पे लड़ो ना। ये एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को अपमानित करना, एक दूसरे के धर्म का, जाति के, भाषा का और आप देखते हैं कि संस्कृति का मजाक उड़ाना, इसके तहत आप देखते हैं कि जो वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, ये भी भारत के लोकतंत्र को कमजोर करती है। और क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब होता है दोस्तों लोकतंत्र में विशेषकर भारत के अंतर्गत ये देखा गया है कि एक क्षेत्र विशेष, है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां से ज्यादातर आप देखते हैं कि हमारे नेता लोग हमें आते हुए दिखते हैं, दूसरे समुद्र, दूसरे भाग से नहीं। ये भी एक बड़ा ही आपको दिखता है दोस्तों कि समाज में हमारे भेदभाव को कहीं ना कहीं खड़ा कर देता है। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि लोकतंत्र में हमें देखने को मिल रही हैं। अब ये चुनौतियां तो हैं, इन चुनौतियों का क्या समस्या, इन चुनौतियों से क्या समाधान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और इन चुनौतियों का क्या निवारण हो सकता है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से आपके पेपर में आप देखते हैं मित्रों बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र के सामने भारत में इतनी सारी चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। भाई एक शिक्षित व्यक्ति, उसको पता है कि जब देश में चुनाव होगा, जब देश में वोटिंग होगी तो हमें किस मुद्दों पर अपने नेता लोगों को चुनना है ना। हमें धर्म, जाति, भाषा, लिंग और किसी और मुद्दे पर अपने नेता लोगों को चुनाव नहीं करना है। अगर लोग शिक्षित होते हैं तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है और फिर वो सही मुद्दों पर अपने नेता लोगों को चुनते हैं। तो अगर देश के लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए, तो ये जो लोकतंत्र की चुनौती है जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि बेरोजगारी की अगर समाप्ति की जाए, है ना, आप देखते हैं कि बेरोजगारी जो हमारे देश के अंतर्गत है, यही क्या करती है, यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रही है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो सरकारें होती हैं या फिर ये जो नेता लोग होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेकर वोट अपनी तरफ डलवाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हर एक व्यक्ति इतना सक्षम होगा, जिसे छोटे मोटे आप देखते हैं कि लुभावने चीजों से कोई फायदा नहीं होगा,
तो फिर सही नेता लोगों का ही आप लोग देखते हैं कि चुनाव होगा। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि समानता की स्थापना की जाए। समानता की स्थापना का मतलब है कि कानून की नजर में सबको वास्तविक तौर पर समान माना जाए। अभी भी आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश का कानून ये तो कहता है कि सब लोग समान हैं, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी या फिर कोई पावरफुल आदमी कोई गलत काम कर देता है तो आप देखते हैं कि उसे कहीं ना कहीं कानून के सजा से बचाने की कोशिश की जाती है। बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कोई अभिनेता हुआ, कोई रईस आदमी हुआ, अगर वो कोई गलत काम कर देता है तो उसको कम सजा दी जाती है। वहीं एक सामान्य व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उससे अधिक आप देखते हैं कि उससे ज्यादा सजा ली जाती है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करती है कि भाई कानून की नजर में तो सबको समान होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में यह हमें देखने को नहीं मिलता। देश के अंतर्गत नागरिकों को और अधिक अधिकार दिए जाए और उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि पूरे तौर पर हम लोग देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की मजबूती की जाएगी। जो हमारी छोटे से छोटे स्तर की सरकार है, हमारी जो नगर पालिका है और जो हमारी ग्राम पंचायत है, उसको अधिक से अधिक मजबूत किया जाए। मूलभूत बातों पर सहमति हो कि जब चुनाव हो तो वो देश के विकास के मुद्दों पर हो, है ना। आप देखते हैं कि समाज को परिवर्तित करने के मुद्दों पर हो, असली मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, कि चुनाव के अंदर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डरा धमकाकर वोटिंग नहीं कराई जानी चाहिए। और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको चुनाव में खड़े नहीं होने देने चाहिए, उनको ब्लॉक करना चाहिए। उनको पूरे तौर पर आप देखते हैं कि चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीत जाएंगे तो भैया फिर तो ये अपनी मनमर्जी से चीजों को करेंगे। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि देश के अंतर्गत इस तरीके के कानून लगातार बनते रहने चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत होता रहे। सरकार जो है वो लोगों को पूरी स्वतंत्रता देती रहे और देश के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो नजर रखे, पूरे तौर पर नजर रखे। बिल्कुल भी घबराए नहीं न्यायपालिका कि हमारी सरकारें सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो शिक्षा के जरिए लोगों को जागरूक कर सबको समानता वास्तविकता में देकर, सही तौर पर चुनाव कराकर, देश के अंतर्गत सही से सही और कानून बनाकर, नगर पालिका, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो कोर्ट है, उसको और मजबूत कर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव से हटाकर, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि बेरोजगारी को खत्म कर देश के अंतर्गत ये जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं, उसे कहीं ना कहीं हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बात की जाए दोस्तों, एक हमारा राज्य है बिहार। बिहार के अंतर्गत भी अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि वहां पर भी लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखती हैं, है ना। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकतंत्र पुराने समय से ही हमें दिख रहा है, भारत की आजादी के बाद से ही ये भारत का एक अभिन्न भाग रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो लोकतंत्र है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर वोटिंग होती है तो लोग जाति के नाम पर या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं, है ना। अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव के समय अगर कोई उम्मीदवार है, अगर वो आपकी जाति का है, भैया हम तो ई का वोट दे आएंगे क्योंकि ये हमारी ही जाति का है। अरे भैया हम तो इस आदमी को चुनेंगे क्योंकि ये हमारे ही धर्म का है। बिहार जैसे राज्य के अंतर्गत भी आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आप देखते हैं कि चुना जाता है। और जब आप किसी व्यक्ति को उसके जाति या धर्म के आधार पर चुन लेते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे उसके काम, वो क्या काम कर सकता है, वो क्या वादे कर रहा है, उसके आधार पर नहीं चुनते, तो गलत व्यक्ति के चुने जाने की संभावना रहती है। और जब ये गलत व्यक्ति चुनकर आ जाता है तो भैया फिर तो वो अपनी मनमर्जी से काम करता है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। और ये इस वजह से जो लोकतंत्र है, वो विशेषकर जो बिहार का लोकतंत्र है, वो हमें कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखता है। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो सारे बिंदु थे उनको डिस्कस किया। अब आज की क्लास से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो उसको एक एक कर आपके सामने रखेंगे, है ना। हर एक बिंदु को बहुत ही सरलतम तरीके से वी विल बी डिस्कसिंग, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करे जाते हैं, कि लोकतंत्र के अंदर जो सुधार किए जाते हैं वो विशेषकर किन के द्वारा किए जाते हैं। तो जो लोकतांत्रिक सुधार अधिकतर हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही किए जाते हैं। राजनीतिक दल जो है दोस्तों, चुनाव के समय जब सही लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, जब राजनीतिक दल सही तरीके से चुनाव के अंदर वादे करते हैं, जब राजनीतिक दल सही तरीके से विकास संबंधी मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, तो इससे लोकतंत्र आप देखते हैं कि बहुत बड़े तौर पर मजबूत होता है। अगला प्रश्न है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी होती है। इनमें से वो कौन सी शासन व्यवस्था है जहां पर आप लोग देखते हैं कि लोगों के बीच में नियमित तौर पर डिस्कशन होता रहता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, चीजों का आदान प्रदान होता है। तो सरकार जो है या फिर जो शासक है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतंत्र के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है बेटा, पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो लोकतंत्र को सबसे बड़े तौर पर आप देखते हैं कि प्रभावित कर रही है। तो ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे बड़े तौर पर क्या चीज प्रभावित करती है दोस्तों, लोकतंत्र को सबसे बड़े तौर पर जो प्रभावित करती है वो है जातिवाद। के चुनाव के समय जब आप क्या करते हैं दोस्तों कि वोट देते समय अपनी जाति विशेष के व्यक्ति को चुनते हैं,
इससे दूसरे गलत व्यक्ति के चुनने की संभावना बढ़ जाती है, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। क्षेत्रवाद, कि भैया हमारा राज्य अच्छा है, हमारा शहर अच्छा है, बाकी सभी क्षेत्र बेकार हैं। ये जो क्षेत्रवाद है ना, ये भी क्या करता है दोस्तों कि लोगों में एकता की भावना को खत्म करता है, समानता की भावना को खत्म करता है और लोकतंत्र को कमजोर बनाता है ना। जैसे आप देखें दोस्तों कि भारत के अंतर्गत अगर माना जाए किसी एक राज्य विशेष के लोग ये कहें कि भाई हमारा राज्य तो सबसे अच्छा है और दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में बिल्कुल भी नहीं आए, है ना, ये हमारे राज्य में आते हैं तो हमारे राज्य को गंदा कर देते हैं, इस तरीके की अगर आप देखें दोस्तों खबरें आती रहती हैं, तो इसको ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। क्या इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या इससे देश के लोगों में अपनेपन की भावना आएगी? क्या इससे देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि एकता की भावना मजबूत होगी? अरे नहीं मेरे लाल, इससे आप देखते हैं कि लोकतंत्र कमजोर होगा। तो जातिवाद और क्षेत्रवाद सबसे बड़े दो कारक हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। अगला सवाल है कि किस देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक नेता थी आंग सान सू की, जिनको आप देखते हैं कि 15 साल से भी अधिक सालों तक आप देखते हैं कि उनको उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। तो आंग सान सू की आप देखते हैं दोस्तों म्यांमार की नेता थी, जो साल 1990 में देश में लोकतंत्र को लेकर आती हैं और उससे पहले तक आप देखते हैं कि इनको इनके ही देश के अंतर्गत जो सेना थी उसके द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। अगला सवाल है, एक बहुत ही बेहतरीन आप देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन दी गई है ना, और ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है लोकतंत्र से संबंधित। जी, हर एक देश का संविधान बनता है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का भी जो संविधान बना, उस अमेरिकी संविधान के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन करके एक व्यक्ति थे, और ये जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन जी थे, इन्होंने एक परिभाषा दी है। इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी देश के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, अर्थात आप देखते हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं, अगर वो बहुत ही ऊर्जावान है, वो बहुत एनर्जी से काम करते हैं, और जो संसद है यानी कि जो कानून को बनाते हैं वो दूर तक के विचारों को आधार रखकर कानून को बनाते हैं, और जो न्यायपालिका है वो अगर सच के आधार पर आप देते हैं, फैसले देती है, तो वो देश तेजी से आगे बढ़ता है ना। तो ये कौन से देश से संबंधित थे? हमारे अलेक्जेंडर हैमिल्टन जी, ये अमेरिकी संविधान निर्माता थे, जिन्होंने कहा था कि अगर किसी भी लोकतंत्र को सबसे बेहतरीन लोकतंत्र बनना है तो वहां के सरकारी अधिकारी एनर्जेटिक होने चाहिए, बहुत तेजी के साथ वो काम करें। सरकारें जो हमारे संसद हो वो लंबे और दूर तक चलने वाले कानूनों को बनाए, और जो न्यायपालिका हो वो सच के आधार पर अपने फैसले को दे, तो ऐसे ही देश तेजी से आगे बढ़ेगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है कि जब आप क्षेत्रवाद की भावना करते हैं, जब देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जब क्षेत्रवाद होगा कि हमारा राज्य अच्छा है, हमारा शहर अच्छा है, तुम हमारे देश में, हमारे शहर में मत आओ, तुम हमारे राज्य में मत आओ, तुम हमारे राज्य की संस्कृति को प्रभावित कर रहे हो, इससे क्या होगा? क्षेत्रवाद का क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? इससे देश का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, देश की बेहतरी के लिए, या फिर अलगाव पैदा होगा? भाई इससे देश में अलगाव पैदा होगा। अलगाव का मतलब आप देखते हैं कि अकेलापन खड़ा हो जाएगा, है ना, अलग होना शुरू हो जाएगा, कि एक राज्य अपने आप को दूसरों से विशिष्ट मानने लग जाता है तो वो अपने आप को अलग मानने की विचारधारा को, है ना, देश की एकता इससे प्रभावित होगी, और ये अलगाववाद की एक विचारधारा को आपको दर्शाते हुए दिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसका नाम क्या है दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि उसका नाम है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही बनता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के हमें 3 अंग देखने को मिल रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और हमारी आपको दिखती है कि न्यायपालिका। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, सबसे अच्छा तरीका भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का यह है कि हम अधिक से अधिक क्या करें दोस्तों? हम अधिक से अधिक सही कानूनों को बनाएं, ऐसे कानूनों को बनाएं जो लोकतंत्र को मजबूत करें, है ना, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आप देखते हैं कि चुनाव लड़ने से रोका जाए, और सही कानूनों को अगर बनाया जाए तो भारत के लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेहतर बना सकते हैं। लोकतंत्र की जो सफलता होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है? देखिए, लोकतंत्र की जो सफलता होती है वो निर्भर करती है कि उस देश के अंदर जो नागरिक हैं वो विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण का मतलब कि वो समझदारी के साथ क्या करते हैं दोस्तों? फैसले लेते हैं कि नहीं, है ना। क्या वो जाति, भाषा, धर्म के आधार पर नेताओं को चुनते हैं? अगर ऐसे करेंगे तो दोस्तों इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। हाँ, अगर किसी देश के लोग आप देखते हैं बहुत समझदारी के साथ, है ना, विवेकपूर्णता के साथ चलते हुए सही लोगों का चुनाव करते हैं तो इससे उस देश का लोकतंत्र बहुत सफल होता है। बिहार के लोकतंत्र की क्या मुख्य चुनौतियां हैं, है ना? बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहां पर हमें दिखता है कि यहां पर अशिक्षा है, लोग शिक्षित नहीं है। जातिवाद यहां पर दिखती है, जाति के आधार पर लोग वोट दे देते हैं। गरीबी है तो लोगों को पैसे वैसे देकर आप देखते हैं दोस्तों कि क्या किया जाता है, वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो आवश्यकता है लोगों को शिक्षित किया जाए, लोग जाति से ऊपर हटकर चुनाव में अपने उम्मीदवार को चुने और गरीबी को कम किया जाए। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि इसके तहत हम लोग लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म कर सकते, लोकतंत्र की जो बड़ी चुनौती है इसे कहीं ना कहीं समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ और प्रश्न हमारे सामने है, एक एक कर इनके आंसर्स को डिस्कस करते चले जाते हैं, है ना। सवाल दोस्तों हमारे सामने है कि गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है। देखिए गठबंधन का मतलब होता है, जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप लोग देखें कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, भारत में अगर आप लोग लोकसभा के अंतर्गत बहुमत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके 272 साथियों का जीतना तो जरूरी है। मान लीजिए कि अगर किसी एक राजनीतिक दल के अकेले 272 साथी नहीं जीते, तो फिर अलग अलग राजनीतिक दल, मान लीजिए किसी के 100 जीते, दूसरे के 100 जीते, तीसरे के 72 जीते, है ना, तो इन तीनों के मिलके आप लोग देखते हैं दोस्तों 272 बन गए। अब ये जो 272 साथी जीत गए, 272 ये लोग हो गए। अब ये जो अपने देश के अंतर्गत क्या करेंगे दोस्तों, सरकार को निर्मित करते हैं। इस प्रकार की सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अर्थात उनके 272 साथी नहीं जीते होते हैं, और फिर एक से ज्यादा दल मिलकर क्या करते हैं, जब इकट्ठे होकर सरकार को निर्मित करते हैं, तो इस प्रकार की सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अगला सवाल है कि संप्रदायवाद लोकतंत्र के लिए कैसे चुनौती। देखिए संप्रदायवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, संप्रदायवाद इसे कहा जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि जब आप ये माने कि भैया हमारा जो धर्म है ना वो दूसरे सभी धर्मों से बेहतर है, हमारा जो धर्म है वो दूसरे सभी धर्मों से बेहतर है। अगर इस प्रकार की विचारधारा आप देखते हैं दोस्तों कि किसी एक धर्म के लोगों में आ जाती है कि हमारा धर्म तो ऊंचा है, बाकी सभी धर्म बेकार हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग संप्रदायवाद कहते हैं। अब लोकतंत्र के अंदर तो सभी धर्मों को समान माना जाता है, लेकिन अगर एक धर्म विशेष के लोग अपने आप को ऊंचा माने और दूसरे धर्मों को हीन माने, उनको कोई आप देखते हैं सम्मान ना दे, तो इससे देश की एकता को खतरा होगा। देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि झगड़ा भी हो सकता है, गृह युद्ध भी हो सकता है, जो लोकतंत्र के लिए आप देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी चुनौती या फिर समस्या हमें देखने को मिलती है, जैसी हमें श्रीलंका के अंतर्गत हुई, जहां पर बौद्ध धर्म के जो सिंगली भाषी लोग थे उन्होंने तमिल हिंदू लोगों और मुस्लिम लोगों को दबाया था, और उनके बीच में फिर हम झगड़ा होते हुए देखते हैं। अगला सवाल है कि अमेरिका के जो संविधान निर्माता हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उन्होंने क्या किया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत बार आपके पेपर में पूछी जाती है। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन जी ने ये कहा है, जो अमेरिका के संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के अंदर जहां पर अगर कार्यपालिका एनर्जी के साथ काम करेगी, सरकारी अधिकारी बहुत एनर्जी के साथ काम करेंगे, जो संसद होगी वो दूर तक सोचकर कानून बनाएगी, और न्यायपालिका के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि सच के आधार पर अगर फैसले लिए जाएंगे, तो वो जो लोकतंत्र होता है वो वास्तविक लोकतंत्र होता है, और वो लोकतंत्र सही तरीके से आगे चलता है। अगला सवाल है कि भारत के अंतर्गत हमारी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। हमारे देश के अंदर हमारी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं दोस्तों। सबसे पहला है विधायिका, यानी कि संसद जो देश को चलाने के कानून बनाती है। फिर होता है हमारी कार्यपालिका, जो कानून बन गए उसको लागू करती है। और तीसरा होता है न्यायपालिका, कि अगर कोई कानूनों को नहीं मान रहा तो उसको दंड देना, और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की या फिर कोर्ट की होती है। अगला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर आंतरिक लोकतंत्र से आप लोग क्या समझते हैं, है ना। देखिए आंतरिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भारत में हमारे क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे राजनीतिक दल आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल हैं कि नहीं है, जी हाँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों के अंदर आप लोग देखते हैं कि जब इन राजनीतिक दलों से संबंधित कोई नियम और फैसले लिए जाएं, या इसमें जो बड़ा नेता कह देता है वही बात सबको माननी होती है, या फिर छोटे से छोटे उम्मीदवार की या फिर छोटे से छोटा जो आपको दिखता है कार्य करता है उसकी बात का सम्मान किया जाता है। तो भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, जो हमारे राजनीतिक दल है ना, वहां पर एक बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि जो राजनीतिक दलों के अंदर बड़े नेता है, उन्होंने जो फैसला दे दिया वो सभी लोगों को माना जाता है ना, और आप देखते हैं कि छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े तौर पर उतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिलती है। तो अगर वास्तविकता में हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जो हो वो हमारे राजनीतिक दलों के अंतर्गत भी विद्यमान हो, तो ये कोशिश की जाए कि छोटे कार्यकर्ताओं की भी बातों को ध्यान दिया जाए, जिससे जो लोकतंत्र होगा वो हमें तेजी से सफल होता हुआ दिखेगा। अगला सवाल है कि अगर आप लोग लोकतंत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को सुधार करना चाहते हैं लोकतंत्र में, तो क्या क्या करें। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करें, लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित लोग सही फैसले लेंगे, सही नेता लोगों को चुनेंगे, चुनाव निष्पक्ष हो, किसी गड़बड़ी के साथ ना हो, और सुधारात्मक कानून बनते रहेंगे, समय समय पर सही कानून बनाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता रहे। तो ये 3 तरीके हैं जिसके तहत हम लोग लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों, जो हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत आया, इसने भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। देखिए साल 2005 में भारत में आप लोग देखते हैं कि हर भारतीय को RTI, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ये भारत के लोगों को दी गई है, जिसे हम लोग सूचना का अधिकार भी कहते हैं। अब इस सूचना के अधिकार के आ जाने से आप किसी भी नेता से, आप किसी भी सरकारी अधिकारी से सवाल पूछ सकते हैं, नेताजी
आप बोले थे कि आप सड़क बनवाएंगे, 1 साल हो गया, कब तक बनवाएंगे? ये जो पैसा आपको मिला है 100 करोड़ रुपया, ये आपने कहां खर्च किया? नेताजी जरा बताइए, क्या नेता बताएगा? जी हां, नेता बताएगा और नेता को बताना पड़ेगा। आप देखते हैं कि देश का कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने नेता लोगों से, आप अपने अधिकारियों से सवाल पूछेंगे उनके काम के बारे में, है ना, उन पर पूरी निगरानी आप लोग रख सकते हैं। और आप देखते हैं कि जनता क्या है दोस्तों, जनता का यह अधिकार है कि उनको सारी बातें पता चलें और इनसे आप देखते हैं कि काम करने में पारदर्शिता आती है, कोई चीज छुपी नहीं रहती, जनता के सामने हर चीज मौजूद रहती है, जो लोकतंत्र को आप देखते हैं दोस्तों मजबूती प्रदान करती है। ये समझ में आ जाता है कि भाई जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगला सवाल है कि मानव अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, मानव अधिकार का मतलब क्या होता है? मानव अधिकार का मतलब है कि एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते आपके और हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। जैसे हम सभी को आजादी मिलनी चाहिए, हम सभी समान होने चाहिए, हम सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी होनी चाहिए, हम लोग किसी भी तरीके का काम कर सकें इसकी भी आजादी हमें मिलनी चाहिए। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि भारत के संदर्भ में हम लोग देखें कि हर व्यक्ति को, है ना, आप देखते हैं कि हर नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और इन्हीं को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि आपको आजादी मिले कहीं भी जाने की, सब कानून की नजर में समान है, आपको आपका कोई शोषण नहीं करे, आपको कोई लूटे नहीं, और इन सभी को हम लोग मानव अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कहते हैं। और भारत के अंतर्गत हमारा मानव अधिकार आयोग भी है जो भारत में हमारे नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनका रख रखाव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजनीति का अपराधीकरण क्या है? देखिए, राजनीति का अपराधीकरण का मतलब है कि जब राजनीति के अंदर आप लोग देखते हैं कि जब चुनाव हो तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ जाएं, वो बूथ को कब्जा कर लें। बूथ कब्जा करने का मतलब है कि भाई जब चुनाव हो रहा है ना, तो वहां पर आप देखते हैं कि बाहुबली लोग, जिनके पास पावर है, जो बदमाश लोग हैं, वो अपने गुंडों के साथ आ जाएं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से डरा धमका के लोगों से कहेंगे भैया हमारे वाले आदमी को ही वोट डालें। उसी को बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है ना। आप देखते हैं कि एक खास प्रकार के व्यक्ति को वोट डालने के लिए जनता से जब उनको डराया जाए, है ना, आप देखते हैं कि फर्जी मतदान हो, कि लोग झूठे झूठे पहचान पत्र देकर गलत गलत अगर आप लोग क्या कर देते हैं, वोट डाल देते हैं, इसी को हम लोग अपराधीकरण कहते हैं। या फिर राजनीति के अंदर आप लोग देखते हैं कि चुनाव के अंदर अपराधी प्रवृत्ति के लोग खड़े हो, है ना, ऐसे लोगों को आप देखते हैं कि अगर राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बनाए जो अपराधी हैं, उसी को हम लोग राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। और अगर ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग जीत जाएंगे तो भाई ये अपराधी लोग तो फिर अपना ही फायदा करेंगे ना, और फिर अपने हिसाब से चीजों को बनाएंगे। तो जरूरत है कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में आने ना दें, क्योंकि ये लोकतंत्र को बड़े तौर पर प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है कि सांप्रदायिकता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? दोस्तों, सांप्रदायिकता का मतलब है कि अगर आप किसी एक धर्म विशेष के लोग अपने आप को और अपने धर्म को ऊंचा माने और दूसरे धर्म के लोगों को हीन माने, और फिर वो अपने धर्म को अधिक अधिकार देने की बात करें और दूसरे धर्मों को विशेषकर क्या करें, निम्न माने, तो इससे आप लोग देखते हैं दोस्तों कि धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं दोस्तों कि मतभेद आ सकता है। और ये जो सांप्रदायिकता है ना, ये क्या है दोस्तों, ये जो विचारधारा है, ये देश के अंतर्गत एकता को खत्म करेगी और देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि समस्या खड़ी हो सकती है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या है दोस्तों? क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी एक विशेष के अंदर, एक विशेष इलाके के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को ऊंचा माने और बाकी सबको साधारण माने, है ना, और फिर अपने शहर या फिर अपने राज्य में बाकी दूसरे लोगों को नहीं आने दें, इसी को क्षेत्रवाद कहा जाता है, जो समानता की भावना को देश में खत्म कर देता है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ी ही खतरनाक होती है। अगला सवाल है कि श्रीलंका की सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां थी? देखिए, श्रीलंका जो था दोस्तों, वहां पर हमें दिखता है कि वहां पर बहुसंख्यक लोग थे, कि श्रीलंका में जिनकी संख्या ज्यादा थी वो थे सिंगली लोग, और दूसरी तरफ थे अल्पसंख्यक लोग जो तमिल भाषा को बोला करते थे। तो इनके बीच में झगड़ा हुआ था। श्रीलंका के अंदर मुख्य समस्या थी कि वहां पर शांति को स्थापित किया जाए। श्रीलंका के अंदर ये जो बहुसंख्यक लोग थे, इन्होंने तमिलों के अधिकारों को मार दिया था, समाप्त कर दिया था। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि श्रीलंका सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबको साथ लेके चलें और देश में शांति को स्थापित करें। अगला सवाल है कि नारी सशक्तिकरण से आप लोग क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर नारी सशक्तिकरण की बात की जाए कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर उस लोकतंत्र को अपने आप को मजबूत बनाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंतर्गत महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और नारी जो है दोस्तों, है ना, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर नारियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो सबका विकास सबका साथ थोड़ी हो रहा है। तो देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको आप देखते हैं दोस्तों कि घर के बाहर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, वो परिवार के बाहर आए, बड़ी बड़ी चीजों को संभालें, इसी को हम लोग नारी सशक्तिकरण कहते हैं। और भारत में साल 2000 से आप लोग देखते हैं कि नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को चुनावों में आगे लाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को आप लोग देखते हैं कि भारत में चुनाव के संदर्भ में आरक्षण दिया गया है ताकि वो भारत में राजनीतिक तौर पर आगे आ सकें और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकें। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमारे आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस रहे थे। आपको होमवर्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो उन्हें जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, यहां पर ये जो हमारा अध्याय है लोकतंत्र की चुनौती, वो हुआ खत्म, खल्लास, फिनिश। आप सभी का करते हैं शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।
एक नया अध्याय आपके सामने रखेंगे। आप लोग जरूर हमारे उस अध्याय को लेकर जरूर जुड़ें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तैयारी करते रहें, पेपर बहुत नजदीक है। बाय बाय।